टॉपिक निकला ब्रीडिंग के बारे में सर, ज़्यादा डीप में नहीं, लेकिन सर थोड़ा ब्रीफली आपसे जानना चाहूँगा। मतलब ब्रीडिंग लेवल कैसा है इनका, और थोड़ा बेसिक मतलब जो नया हॉबिस्ट है ही वांट्स टू ब्रीड, तो थोड़ा आपसे जानना चाहूँगा ब्रीडिंग ऑफ रैम्स का। जी जी। ओके, देखिए ब्रीडिंग तो सब रैम्स का सेम ही होता है, ऐसा नहीं कि जर्मन ब्लू रैम का अलग होता है, इलेक्ट्रिक ब्लू का अलग होता है, ब्लैक रैम का अलग होता है। ब्रीडिंग सबका सेम होता है। ओके। रैम क्योंकि उसका लाइफ स्पैन बहुत कम होता है, एक एवरेज रैम का वाइल्ड में लाइफ स्पैन होता है 2 से 2.5 साल, और कैप्टिविटी में अच्छे कंडीशंस में 3 साल तक रहता है वो। उसका लाइफ स्टाइल छोटा है, इसलिए लाइफ स्पैन छोटा है, इसलिए उसका ग्रोथ फास्ट है। ओके। तो मैच्योरिटी रीच करने में उनको 3 महीने में मैच्योर हो जाता है ऑलमोस्ट। अच्छा, इतना जल्दी? हाँ, तो वाह। 3 महीने में उनका पेयरिंग चालू हो जाता है। हाँ। कोई कोई केसेस में अंडे भी देते हैं 3 महीने में, हाँ हाँ। लेकिन वो अंडे मोस्टली बचते नहीं है, पहले 2-4 बैचेस जाते हैं, लेकिन इतना फास्ट वो मैच्योर होते हैं ओके। क्योंकि उनका लाइफ स्पैन कम है। तो यूजुअली मैं 2-3 महीने के फिश को अलग करता हूँ ब्रीडिंग के लिए। तो वो टाइम में आपको मेल फीमेल्स मालूम पड़ते हैं। जी, हाउ टू आइडेंटिफाई मेल फीमेल? वो थोड़ा सा अलग टेक्निक है। अभी जर्मन ब्लू का आप देखेंगे तो जर्मन ब्लू की फीमेल्स होती है, उसके पेट का जो पिंक पैच होता है, पिंक पेट दिखता है उसका, ओके। उसके ऊपर जो ब्लैक स्पॉट होता है, हाँ। उसके अंदर आपको ब्लू और पिंक स्पैंगलिंग दिखेगा, छोटा छोटा डॉट दिखेगा, जी जी वो जी। डार्क स्पॉट के अंदर। वेरेस मेल के डार्क स्पॉट में आपको नहीं दिखेगा, वो टोटली ब्लैक रहेगा स्पॉट। ओके। और फीमेल थोड़ा राउंडेड रहता है, मेल्स थोड़ा लंबा रहता है। ओके। मेल्स का डोर्सल फिन पहले लंबा होता था, पहला 2 रेस, अभी वो ट्रेड तो फीमेल्स में भी दिखता है, तो वो अभी वो डिफरेंस रहा नहीं। लेकिन मेल आपको एक तो रोबस्ट दिखेगा, एग्रेसिव दिखेगा। मेल एक छोटा सा एरिया अपने लिए रिजर्व रखेगा, और ही विल अट्रैक्ट द अदर फीमेल्स। उसमें आपको मेल पता चलता है। मेल का थोड़ा सा नेचर एग्रेसिव रहता है। फीमेल्स आपको जनरली फिश टैंक के ये लेवल पे दिखेंगी। मेल्स मोस्टली आपको फ्लोर का स्पेस ऑक्यूपाई करके दिखेंगे, एक छोटा एरिया ऑक्यूपाई कर लेते हैं। और उनका बॉडी शेप, फीमेल थोड़ा राउंडेड रहती है, मेल्स थोड़ा फ्लैट रहता है, लॉन्गिश रहता है। तो वो ट्रेड से हम लोग को मालूम पड़ता है। इलेक्ट्रिक ब्लू में आपको बॉडी शेप और बॉडी साइज से मालूम पड़ेगा, क्योंकि उसमें ब्लैक डॉट आता नहीं है। सेम गोज फॉर ब्लैक रैम, उसमें भी ब्लैक डॉट आता नहीं है। तो आपको बॉडी शेप और बॉडी साइज से मालूम पड़ता है, उनका बिहेवियरल पैटर्न से मालूम पड़ता है। तो दैट्स द प्रॉब्लम कि आपका टैंक पर सपोज आपके पास 100-150 रैम्स है, उसमें से एक पर्टिकुलर फिश निकलने में तकलीफ होती है, क्योंकि आपको एक मच्छी को ट्रेस करके एग्जैक्टली उसी को उठाना पड़ता है, क्योंकि जब वो अलर्ट होते हैं वो सब एक जैसे दिखने लगते हैं। मतलब आप सिलेक्टिव ब्रीडिंग के लिए जब भी आप हाँ, ओके। या किसी कस्टमर को चाहिए मुझे मेल फीमेल चाहिए, तो कभी कभी गलती से 2 मेल या 2 फीमेल भी जा सकते हैं। तो उसका रीजन ये है कि उसको एक बार, जर्मन ब्लू में ये प्रॉब्लम नहीं होता है, इलेक्ट्रिक ब्लैक में ये प्रॉब्लम हो सकता है कि बागम बाग में दूसरे कोई 2 नेट हो गए तो हो सकता है वो। तो वो थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन का, अभी इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद मुझे अभी आदत हो गया कि ये मेल है, ये फीमेल है, और बॉडी साइज और शेप देख के मालूम पड़ता है। कभी कभी होता है कि फीमेल बिहेव्स लाइक या लुक्स लाइक अ मेल, ऐसा भी होता है कि फीमेल ही मेल से ज्यादा रोबस्ट दिखती है, उसको डोर्सल स्पाइक ज्यादा है, ऐसा भी होता है। रेयर सिचुएशंस में ऐसा भी होता है, लेकिन नॉर्मली तो बॉडी साइज, शेप और वो स्पैंगलिन से मालूम पड़ता है। फिर वो पेयर्स निकालने से अच्छा हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे ब्रीडर्स वही करते हैं कि एक 10-12 फिश एक 3 फीट के टैंक में रखते हैं, 36-18 by 18 इंचेस में, एंड वो उनका खुद का पेयर्स फॉर्म होने लगता है। तो उसमें सर मेल टू फीमेल रेशियो कुछ रखना पड़ेगा या ज्यादा फीमेल थोड़े रखेंगे तो अच्छा होता है, क्योंकि मेल थोड़े एग्रेसिव होते हैं। और यूजुअली कैसा होता है कि जो फीमेल पहले लोड होती है और सबसे ज्यादा अंडे होते हैं, वो उनका पेयरिंग जल्दी हो जाता है। तो वैसे फीमेल्स और मेल्स, अच्छे दिखने वाले मेल्स, बॉडी साइज, शेप, फिनेज, उनका रोबस्टनेस, कितना एग्रेसिवली फीड करते हैं, ऐसा देख के हम लोग सेपरेट करते हैं। फिर जैसे उसमें पेयर्स फॉर्म होते हैं, वो पेयर से सेपरेट करते हैं। एक तो वो मेथड है, या तो उस टैंक में ही उनको ब्रीड होने देते हैं, और जब अंडे होते हैं तो अंडे निकाल देते हैं। तो सर एग्स कहाँ पे ले करके, मतलब अपने को कुछ प्रोवाइड करना पड़ेगा?
हम लोग कुछ प्रोवाइड भी नहीं करे तो वो ग्लास पे ले करते एग्स। ओके। लेकिन वो एग्स फिर निकालना मुश्किल हो जाता है। हाँ तो हम लोग कुछ टेराकोटा के प्लेट्स ओके। या फ्लावर पॉट्स या कुछ टेराकोटा के ग्लास वगैरह रख सकते हैं, मग्स वगैरह, जी जी जिसके ऊपर वो अंडे रख के फिर वो प्लेट या और जो आइटम है वही निकाल सकते हैं बाद जी में। जी तो जी। ऐसे अंडे सेपरेट कर सकते हैं या पेयर ही अलग कर सकते हैं, विच ओके। इज द बेस्ट थिंग। हम्म। तो उसमें क्या एडवांटेज होता है, देखिए एक आर्टिफिशियल मेथड है, जब हम अंडे अलग निकाल के इंक्यूबेट करते हैं, दैट इज आर्टिफिशियल मेथड। और पेयर अलग निकालते और पेयर अंडे देते, बच्चे बड़ा करते हैं, तो दैट इज अ नेचुरल मेथड। जी जी दोनों में फर्क क्या होता है कि जो आर्टिफिशियल मेथड है, हम लोग अंडे सेपरेट करते हैं, उसमें आपको बच्चे का पूरा संभालना पड़ता है, उनका फीडिंग, वाटर चेंज सब। और चैलेंज आपको पहले 7 दिन में आता है, ओके। जब तक वो बच्चे हैच होके फ्री स्विमिंग नहीं बनते। उनका टाइमलाइन कैसे होता है, पहले 3 दिन में वो हैच होते हैं, ओके। तीसरे दिन में दे बिकम रिगलर्स। तो आपको अंडे में से एक छोटा सा टेल आके ऐसा हिलते हुए दिखेगा, वो पहले 3 दिन में होता है। ओके। अगले 4 दिन लेते हैं वो पूरा फॉर्म होके फ्री स्विमिंग के लिए। ओके। तो अंडे ले करने से फ्री स्विमिंग तक उनको 7 दिन लगते हैं। टेम्परेचर 28 से 30। ओके। जितना टेम्परेचर लो होगा उतना टाइमलाइन बढ़ेगा उनका। लाइक 28 से कम हो गया, 26 वगैरह हो गया, तो 7 के 8 दिन भी हो सकते हैं, 9 दिन भी हो सकते हैं। लाइक विंटर्स में ज्यादा टाइम लगता है। और वार्म जब टेम्परेचर रहता है, लाइक मुंबई में तो समर्स एंड मानसून, तो उसमें 7 दिन में देट बिकम फ्री स्विमिंग। तो ये पहले 7 दिन का आपका जो टाइम है ना, वो आपके लिए बहुत क्रिटिकल है आर्टिफिशियल हैचिंग में। जी उसमें 7 दिन आपको वो अंडे क्लीन रखने हैं, फंगस फ्री एंड डेब्री फ्री। जी जी जो पेरेंट्स काम करते हैं एक नेचुरल प्रोसेस में, तो वो अच्छा रहता है, क्योंकि एक तो आपका काम कम होता है। इफ यू हैव से 10-12 पेयर से आपके पास, तो आपका वो काम बढ़ जाता है, इसमें आपका वो काम बच जाता है। दूसरा क्या होता है कि जब इनके बच्चे जो नेचुरल सिलेक्शन वाले बच्चे बढ़ते हैं, तो वो पेरेंट्स के साथ पढ़ते हैं, तो वो उनका इंस्टिंक्ट डेवलप होता है। जी उनका इंस्टिंक्ट की बच्चों की केयर लेना, जो आर्टिफिशियल हैचिंग में नहीं हो सकता है, कभी कभी नहीं होता है। तो वो जब बच्चे बड़े होते हैं तो वो अपने बच्चे कभी कभी खाते हैं, वो पास ऑन नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन। हाँ, वो इंस्टिंक्ट उनमें पास नहीं होता कभी कभी, अच्छा। जो नेचुरल प्रोसेस में हो जाता है। जी जी जी, समझा तो समझा। आजकल कैप्टिव ब्रीड जो शॉप में नॉर्मली मिलते हैं, वो मोस्टली अभी बड़े हैचरीज में वगैरह ब्रीड करते हैं, तो वो आर्टिफिशियल मेथड से करते हैं, उनका प्रोडक्शन बढ़ाना है। जी। वो 5-5 हजार 10,000 प्रोड्यूस करते हैं, तो वो नेचुरल नहीं करते, वो आर्टिफिशियल में करते हैं। जी जी तो उसमें वो जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है वो खो जाता है कहीं। जी। नेचुरल प्रोसेस में वो इनफैक्ट इंटैक्ट रहता है। सॉरी वापस इंटरप्ट करूंगा सर, लेकिन देखा जाता है जब भी हम लोग पेरेंट्स के साथ रखते हैं, तो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया था कि मैंने 2-3 टाइम रखा पेरेंट्स के साथ, वो आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम या रात को जब भी हम लोग हैचरी की लाइट बंद करते हैं, वो खाने लग जाते हैं। तो सर उसका क्या रीजन और हाउ टू कंट्रोल दैट? देखिए उसका 2 रीजन हो सकता है। एक तो वो आर्टिफिशियली रेज्ड हो गए 2 पेरेंट्स, जी। वो बचपन से, तो दे डोंट नो हैव द इंस्टिंक्ट्स कि कैसे बढ़ाना है। एक तो वो रीजन होता है। लेकिन उनको भी आदत होने के बाद इवन वो भी केयर करते हैं बच्चों की, मतलब इट्स अ लर्निंग प्रोसेस। उसमें आपको 2-4 हैचेस जाएगा उसमें। जी जी जी। दूसरी बात है कि उनका एक्वेरियम कहाँ पे पोजीशन है, वो शांत जगह होना चाहिए। उधर सडन नॉइज या कुछ लाइट का स्पार्क या लाइट का फ्लैश वगैरह नहीं होना चाहिए। कभी कभी रात को होता है, सडनली कोई लाइट ऐसा रैंडमली ब्लिंक होता है, तो दे गेट स्केर्ड, और उस स्केरी मोमेंट में वो खा जाते हैं। तीसरा बात क्या होता है कि एक रूम है पूरा डार्क हो जाता है, उसमें भी वो खाने का चांसेस बढ़ जाता है। तो एक दूर तो कोई छोटा लाइट ऑन रखेंगे ताकि वो देख सके कि बच्चे किधर है, अंडे किधर है। जी जी। तो वो पैनिक नहीं होता। जब आपका टैंक का लाइट ऑन होता है तो वो पैनिक नहीं होते, वो पैनिक में खा नहीं सकते। वो जी। छोटा सा लाइट किधर तो ऑन होगा, तो दूर, वो उनके पूरा रात भर उनके ऊपर नहीं, दूर किधर छोटा लाइट रहेगा, तो वो पैनिक नहीं होते जब आपका लाइट्स ऑन हो जाता है। वो पैनिक में भी खा सकते हो कभी कभी। तो उनका एक सेक्लूडेड एरिया में शांत जगह पे चाहिए कि पैनिक नहीं हो, ज्यादा आवाजाही नहीं चाहिए लोगों की, या ट्रैफिक, अभी मुंबई में ट्रैफिक का आवाज बहुत होता है, या डीजेस बजते हैं, नॉइस होता है, तो उसमें वो पैनिक होके खाते हो। तो मुंबई में ये प्रॉब्लम है। तो उसके लिए आपको टैकल करना है कि उसको
जितना नॉइज और लाइट का डिस्टरबेंस कम हो उतना, वाइब्रेशन भी कभी कभी कोई की क्या करता है कि एरेटर टैंक के ऊपर रखता है, हाँ, उससे कंटिन्यूस वाइब्रेशन जाते हैं तो हाँ। फिश स्ट्रेस में जाता है, ओके। वो भी एक रीजन हो सकता है। या बाजू में टीवी रहता है, टीवी के बाजू में टैंक रहता है किसी का घर में, तो टीवी का साउंड का वाइब्रेशन भी हो सकता है। तो फिश को कोई भी साउंड, नॉइज, आई मीन साउंड या इसका वाइब्रेशन वाइब्रेशन जी। या सडन लाइट्स हम्म। सडनली ऑन होना या सडनली ऑफ होना, वो भी स्पूक कर सकते हैं, उससे भी को खाते हैं। जी। और एक बार उनको आदत लग गया तो खाते हैं। फिर वो केस में हम लोग अंडों या बच्चों को सेपरेट करते हैं। जी। कोई कोई पेरेंट्स को नहीं आदत होता हम्म। बच्चों का केयर करने का, तो उनको फिर आपको सेपरेट ही करना पड़ता है।